एक तो ये चीज होगी कि अपने इमोशंस को टोन डाउन करना, टोन अप करना। नहीं, मूड स्विंग्स तो अनकंट्रोलेबल होते हैं, यानी कि मूड स्विंग्स ऑटोमेटिकली आते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। मूड स्विंग्स इमोशनल रेगुलेशन नहीं होगी, इमोशनल रेगुलेशन कॉन्शियस लेवल पे हो रही होती है। आप सोच समझ के अपने मूड मिजाज को और अपने इमोशंस को चेंज करते हैं। इमोशनल मास्किंग नेगेटिव है, और इमोशनल मास्किंग तो एक माइक्रो एडिक्शन है कि हम अपने इमोशंस को छुपाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन ये चीज़ कहती है कि अपने इमोशंस को पहचानें और उनको अप्रोप्रिएट वेज में आगे पोर्ट्रे करें। ये पॉजिटिव चीज़ है। इमोशनल रेगुलेशन तो एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल रेगुलेशन एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव स्किल है। लाजिम है इस चीज़ को समझना, सीखना, क्योंकि एट एवरी पॉइंट वी नीड इट। इमोशनल रेगुलेशन जो है कि इमोशंस को टोन अप करना, टोन डाउन करना। एक और चीज़ ये भी है कि अपने इमोशंस को पहचानना और कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के हवाले से उनको तब्दील करना, पोर्ट्रे करना अच्छे तरीके से, और अपने इमोशंस को विद सिचुएशंस, चेंजिंग सिचुएशंस बदलना भी। ये इमोशनल रेगुलेशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इफ़ यू एक्ट ऑन योर इमोशन विच इज़ एंगर, तो लड़ाई हो जाएगी, फिजिकली एग्रेसिव हो जाएंगे, वर्बली अब्यूसिव हो जाएंगे, और बात ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाएगी। इमोशनल रेगुलेशन आपको इस चीज़ में हेल्प करती है कि बात का सोल्यूशन निकले, बात बढ़े ना। इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो रेगुलेशन होगी ना, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हम कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये चीज़ आती है कि हमने अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले। तो लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ पे बात की थी विच वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। क्या था वो? आइडेंटिफाइंग योर इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली। कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना कि हमें ये पता हो कि हम कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, वो बात की बात है। राइट नाउ वी जस्ट नीड टू नो कि हम कौन सा स्पेसिफिक इमोशन महसूस कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन का, सेल्फ अवेयरनेस का। ये बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन की डेफिनेशन थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी की थी, कि इससे हम आइडेंटिफाई करें और इन्फ्लुएंस करें कि कौन से इमोशंस हैं, कब आएंगे, कैसे हम उनको पोर्ट्रे करेंगे या कैसे उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और कैसे अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको हम कॉन्शियसली विद स्किल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अनकॉन्शियस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो इट बिकम्स अनकॉन्शियस, बिकॉज आप अभी माइंड से कर रहे होंगे इसको। जब ब्रेन सीख जाएगा तो ब्रेन खुद ब खुद करेगा इस चीज़ को, तो आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा उस वक्त। सेल्फ अवेयरनेस विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, कि हमने सिर्फ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारा अभी इमोशन हम कौन सा महसूस कर रहे हैं। अभी हमें उसको कोई वजह नहीं देनी, अभी हमें उस पर कोई क्वालिटीज़ अटैच नहीं करनी, अभी हमने उसके ऊपर और कुछ भी नहीं करना। इट्स जस्ट दैट एक नेम दे देना है कि व्हाट वी आर फीलिंग। असल में जब हम ड्रग्स कर रहे होते हैं तो हमारी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो केमिकली ऑल्टर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। हम इलेशन महसूस करते हैं तो आर्टिफिशियल होती है, सैडनेस महसूस करते हैं तो वो भी आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है जहाँ से इमोशंस निकलते हैं, अमिगडाला जो बादाम की शक्ल का एक हिस्सा है हमारे दिमाग का, अमिगडाला, उस पर अफेक्ट हुआ होता है ड्रग्स का। उससे प्रोड्यूस होने वाले इमोशंस चेंज हो जाते हैं, नेचुरल से हट जाते हैं, नॉर्मल से हट जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इमोशनल नमनेस। ये चीज़ नॉर्मली टिपिकली नशा छोड़ने के बाद आती है, कि जब हम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल से गुजर रहे होते हैं तो तब एक चीज़ आती है इमोशनल एजिटेशन की या इमोशनल नमनेस की। यहाँ तो हम छोटी छोटी बात पे उलझते हैं, गुस्सा आता है हमें, हर छोटी बात हमें तंग करती है इवन दो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, और दूसरी तरफ नम होते हैं हम इमोशनली, कि हमारे सामने कोई रो भी रहा होता है हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये सेम चीज़ जो लोग हेरोइन यूज़ करते हैं उनमें भी नज़र आती है कि उनके अंदर इमोशनल नमनेस होती है, लेकिन क्योंकि आपका ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट था तो आपके आई फील लाइक इसमें फिट इन होगा कि आप पोस्ट एक्यूट विड्रॉल से गुजरी हैं, कि आप इमोशनली नम अभी महसूस कर रही हैं। स्टार्ट जो है वो मिड ट्रीटमेंट या लेट ट्रीटमेंट में स्टार्ट हो जाते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स की लाइफ है 6 महीने से 2 साल, 6 महीने से 2 साल तक रहते हैं वो मिड ट्रीटमेंट में आते हैं, क्योंकि पहले अक्यूट विड्रॉल्स होते हैं जो नशा छोड़ने के फ़ौरन बाद आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अक्यूट का मतलब ये होता है कि एलिवेटेड एकदम से बहुत सवेयर होना, बहुत शार्प होना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो कम होना शुरू होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल नेचर के विड्रॉल्स आना शुरू होते हैं जो पोस्ट एक्यूट होते हैं, जो कि काफ़ी लोग जो रिकवरी में अब शुरू हो गए हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट हैं,
वो या डिटॉक्सिफाई हो चुके हैं, तो वो ये चीज़ महसूस करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती है। एक चीज़ टिपिकली होती है, इट्स आइदर इमोशनल एजिटेशन या इमोशनल नमनेस। बट कह ले कि मूड प्रॉब्लम्स आते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स में, तो कभी मूड अच्छा भी होता है, कभी मूड बुरा भी। ड्रग्स पे भी डिपेंड करता है किस टाइप के ले रहे थे, कितनी लंबी रिकवरी है, कितना अच्छा लाइफस्टाइल है हमारा, ये तमाम चीज़ों पे मैनेज करता है। अगर लाइफस्टाइल हमारा अभी भी बहुत ख़राब है कि हम रातों को लेट तक जाग रहे हैं, खाना नहीं सही से खा रहे और हर किसी से हम उलझते फिर रहे हैं, तो लेट्स वी कैन से कि हमारा मूड जो है वो ज़्यादा ख़राब रहेगा। बट इफ़ वी आर मैनेजिंग दीज थिंग्स, हमारा लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, खाना सही खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं और अच्छी इंटरेक्शन हमारे लोगों के साथ, ये फिर इससे सिग्निफाई होता है कि हमारा मूड जो है वो ठीक रहेगा अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक मैनेज करें। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स की मैनेजमेंट ही थ्रू लाइफस्टाइल है, स्टेबलाइजेशन और लाइफस्टाइल के थ्रू। तो वापस आते हैं इमोशनल रेगुलेशन पे, तो फर्स्ट स्टेप ये था कि हम सेल्फ अवेयर हो जाएं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन कि एम आई फीलिंग दिस, एम आई फीलिंग दैट, या सिंपली व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस समझ आ गई, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और सबसे मुश्किल होता है, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बहुत वास्ट कह लें कि एक बोल में से चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि हम कौन सा स्पेसिफिक इमोशन महसूस कर रहे हैं। टाइम भी लगता है। इमोशनल रेगुलेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है विद टाइम। जब आपकी इमोशनल रेगुलेशन इतनी अच्छी हो जाती है तो आपको जब गुस्सा आता है, आप उस वक्त ये सारी चीज़ें फ़ौरन कर भी सकते हैं। माइंडफुलनेस से आती है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं या हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, दूसरी चीज़ों में ही रहते डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, तो कभी हमने रुक के अपने बारे में नहीं सोचा, वी हैवंट थॉट अबाउट व्हाट वी आर फीलिंग कभी। तो मे बी इफ़ यू टेक सम टाइम आउट एवरी डे, कुछ एक घंटा निकालें और उसमें बैठ के सिर्फ अपने बारे में सोचें, तो मे बी आपकी इमोशनल रेगुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। दूसरा स्टेप है माइंडफुल अवेयरनेस का। माइंडफुल अवेयरनेस जो है बेसिकली ये चीज़ होगी कि अब हम अपने इमोशन को इन कॉन्टेक्स्ट फिट इन करें कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये हमारा इमोशन है, अब हमने उसको फिट इन भी करना है इन द सिचुएशन कि ये अब क्यों है, जो वो क्यों वाला पार्ट है ना कि वाई एम आई फीलिंग दिस वे, और क्या वजह है या ये मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है जिसने प्रॉम्प्ट किया या ट्रिगर किया मेरा ये इमोशन। तो ये चीज़ें जो हैं ये माइंडफुल अवेयरनेस में आती हैं कि अब हम प्रेजेंट में आ जाएं। तो माइंडफुलनेस ये है कि हम अब उस पे यानी कि साथ में सारी चीज़ें ऐड इन करना शुरू कर दें कि यानी कि इन एडिशन टू गेनिंग थॉट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस लेट्स अस एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो यानी कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अगले का मूड कैसा है, अगले का बिहेवियर कैसा है, अगले के इमोशंस क्या है और सिचुएशन में हो क्या रहा है, मुझे जो ये गुस्सा आ रहा है ये मुझे किस वजह से गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस ने भी तो हमारे इमोशन को ट्रिगर किया है ना, गुस्सा हमें चढ़ा है, हम किसी फाइट में हैं तो अगले बंदे की भी तो इमोशंस इन्वॉल्व्ड है ना उस फाइट में, हमारे तो हैं ही बट उसके भी हैं। तो हमें पहले ये भी तो पहचानना है ना कि वो कैसा महसूस कर रहा है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन में भी तो यही होता है ना कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगला बंदा भी कैसा महसूस कर रहा है ना, तो फिर हम जाके क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं सही तरीके से। सेफ एग्जिट कब लेते हैं, जब बात बिगड़ना शुरू हो जाए, हमें फील हो रहा हो कि अगला बंदा जो है वो गुस्से की तरफ बढ़ रहा है, बात बिगड़ जाएगी, तो हम सेफ एग्जिट ले लेते हैं। तो ये माइंडफुल अवेयरनेस होती है कि प्रेजेंट में रहना कि व्हाट इज़ हैपनिंग। माइंडफुल अवेयरनेस ये भी होती है कि इमोशंस की जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसको समझना। जैसे मैं बात कर रही थी लास्ट टाइम कि जब गुस्सा आता है तो हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है गुस्से की, वायलेंस तो है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या चल रहा होता है, कान लाल हो जाना, फेस फ्लश्ड हो जाना, टेम्परेचर राइज कर जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, शेकिंग, विजिबल शेकिंग होती है जब हम गुस्से में होते हैं, दांत ग्राइंड कर लेना, जॉ को क्लेंच करना, रोना भी आता है, रोना एक बिहेवियर है, एड्रेनलिन रश ठीक है, यस वो भी होता है। तो माइंडफुल अवेयरनेस ये चीज़ होगी कि एक तो हम अंडरस्टैंड कर लें कि अब हम इमोशन महसूस कर क्यों रहे हैं और हम इमोशन कैसे महसूस कर रहे हैं, हाउ वी आर फीलिंग इट। तो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी बॉडीली सेंसेशंस क्या हैं, अगले बंदे की बॉडीली सेंसेशंस नज़र आ रही हैं या अगला बंदा जो है वो क्या कह रहा है, और ये सारी चीज़ें। और इधर फिर हम अपनी जो माइंडफुल एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेथ कंट्रोल, रिलैक्सेशन, ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो जो गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा लंबी गहरी सांसें ले लें, तो वो आप ऑटोमेटिकली जो आपका बॉडी की जो सेंसेशंस हैं वो बहुत अप होती हैं, तो वो खुद ब खुद कम हो जाती हैं जब हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, हमारी हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है जो फास्ट हुई होती है।
पानी पीते हैं तो पानी से हम पैसिफाई हो जाते हैं, पानी काउंटरैक्ट करता है गुस्से वाले इमोशन को। तो गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि ड्रिंक अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर। माइंडफुल अवेयरनेस समझ आए कि वी स्टे इन प्रेजेंट, वी अंडरस्टैंड आवर बॉडीली सेंसेशंस, कि हम गुस्सा महसूस किस तरीके से कर रहे हैं, हम खुशी या सैडनेस जो भी इमोशन है किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, और सिचुएशन क्या चल रही है और अगला बंदा क्या महसूस कर रहा है। अगर अगला बंदा खुद ही वर्बलाइज ही कर दे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या वो शाउट करना शुरू हो जाए आप पे, तो नेचुरल सी बात है, ये समझ आती है कि बंदा गुस्से में है। माइंडफुलनेस एक एस्पेक्ट है कंट्रोल करने का, वन वे ऑफ कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। देयर आर अदर वे। सबसे पहला ये था ना सेल्फ अवेयरनेस का, कि आइडेंटिफाई करना अपने इमोशंस को। दूसरा माइंडफुलनेस है कि प्रेजेंट में रहना, अपनी बॉडीली सेंसेशंस को एक नाम देना, समझना कि क्यों महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन का जायज़ा लेना, ये दूसरा स्टेप है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कॉग्निटिव रीअप्रेजल का। हम चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, अप्रेजल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को वैल्यू अटैच करना ना, किसी चीज़ के साथ कोई एट्रीब्यूट अटैच करना। जब किसी के इंक्रीमेंट्स लग रहे होते हैं तो अप्रेजल होता है ना, फिर जाके इंक्रीमेंट लगता है किसी का। तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल या रीएट्रीब्यूशन का जो स्टेप है 4 पॉइंटेड फार्मूला का, वो ये चीज़ है कि हम एक नई क्वालिटी या एक नई वैल्यू अटैच करते हैं अपनी थॉट पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक ये लिखी हुई है कि माई बॉस हेट्स मी, आई एम नो लॉन्गर नीडेड हियर। बॉस आया, गुस्से में आया, उसने आके बोलना शुरू कर दिया है, एंड ही इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारी पहली सोच ये आती है कि मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है और मुझे यहाँ पे, मेरी यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, इस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी फर्स्ट थॉट होती है, क्योंकि हमारी फर्स्ट थॉट्स हमेशा नेगेटिव होती हैं ज़्यादातर। अब हम उसको अगर रिप्लेस कर दे विद एन अल्टरनेटिव कि माई बॉस इज़ अपसेट एट दिस मोमेंट, आई एम श्योर आई कैन मेक अप फॉर दिस। तो हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, हमने उसकी क्वालिटी बदल दी कि एक्चुअली में बॉस किसी और वजह से अपसेट है, मुझसे वो नफरत नहीं करता। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट की कोई एविडेंस मौजूद है देन इट कैन बी ट्रू, बट जब कोई एविडेंस मौजूद नहीं है तो हम फिर अजम्पशंस नहीं बनाते। देखिए ये तो हम फिर वो चिम ब्रेन की जो थिंकिंग पैटर्न है ना, कि बिल्कुल ही जंपिंग टू कंक्लूजन्स वाली चीज़ पे हम उस पर जा रहे हैं। हमें ग्रे एरिया में भी तो सोचना चाहिए ना कि कोई और भी मसला हो सकता है, सिर्फ यही मसला नहीं है कि बॉस मुझसे नफरत करता है तो वो बात यानी कि ऐसे कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है। अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करने का मतलब ही है ना कि पॉजिटिव साइड पे जाए। तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल में थॉट रिप्लेसमेंट, सिचुएशनल रोल रिवर्सल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो थॉट रिप्लेसमेंट मतलब कि जो हमें एक सोच आ रही है उसको तब्दील कर देना, बदल देना। मनफी सोच है उसको हम चेंज कर रहे हैं टू पॉजिटिव। क्रेविंग्स के साथ बात कर लेते हैं। क्रेविंग्स हो रही हैं, हम उसको रीएट्रीब्यूट कैसे करते हैं क्रेविंग को? एक्चुअल थॉट जो है वो ये होती है कि चूँकि मेरे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोकेमिकल्स का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं सामने। तो ये मेरी असल सोच नहीं है, ये एक फॉल्स मैसेज है। ये जो क्रेविंग है ये मेरा फॉल्स मैसेज है, इट्स नॉट रियल। मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये रीएट्रीब्यूशन है। या मेरे दिमाग ने गलती से सोच रखी है ये चीज़ कि हमारी ज़रूरत है नशा करना। ज़रूरत नहीं होती नशा करना, एक चाहत होती है। ये एक चीज़ है कि रीएट्रीब्यूट करना। तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल भी वही है कि हमने सोच को चेंज किया है, पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं। तो जब भी हमें कोई नेगेटिव थॉट आती है या इमोशन ड्रिवन थॉट आती है, माई बॉस हेट्स मी इमोशन ड्रिवन थॉट है। हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। फ़ौरन ही कह देना कि मुझसे कोई नफरत करता है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है कहना। अक्सर सोचें ऐसी आती हैं जब हमारी एक तो लो सेल्फ इस्टीम हो और हम ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर रहे हो, तो ऐसी फील होता है कि जो भी मुझे तनकीद कर रहा है ना वो मुझसे यानी कि मुझे बुरा ही समझता है, मुझे किसी खाते में नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं समझता वो इंसान, तो ही हेट्स मी, ये वाली सोच आती है। तो माई बॉस हेट्स मी को हम तब्दील करते हैं इनटू कि माई बॉस इज अपसेट एट द मोमेंट। ग्रे एरिया में ले जाते हैं उसको कि कोई और वजह होगी जिस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, नेसेसरीली मुझसे नफरत नहीं करता वो। कॉग्निटिव रीअप्रेजल ये है कि एक नए पर्सपेक्टिव से सोचना। सिचुएशनल रोल रिवर्सल का क्या मतलब है? रोल रिवर्सल क्या होगा? बॉस की कोई डील चल रही थी, डील हमने लूज़ कर दी, पैसे हमारे लूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अगर हम सिचुएशनली रोल रिवर्सल करें और अपने आप को सिचुएशन में डालें तो हम समझ सकते हैं कि हम अपसेट होंगे। बट चूँकि हमारी अभी इमोशनल रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, बॉस की बात मैं अब कर रही हूँ कि बॉस की इमोशनल रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सारा जो ब्रंट है वो एम्प्लॉयज़ पे निकल रहा है।
बारी बारी निकाल रहे हैं या पूरा दिन ही मूड उनका ऑफ है, हम कह सकते हैं। तो रीअप्रेजल ये होगा कि हम अपने पर्सपेक्टिव को बदलें। हमें जो मनफी सोचें आती हैं अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, 3 तरह की आती हैं अक्सर नेगेटिव थॉट्स, जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होती हैं, अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट अदर्स, अबाउट द वर्ल्ड। तो इन 3 चीज़ों को, अगर हम इन 3 चीज़ों में मनफी सोचें आ रही हैं और उनको हम तब्दील करने, कॉग्निटिवली उसको रीअप्रेज करके एक नई मीनिंग अटैच करके उसके साथ, जो कि पॉजिटिव है और जो कि ग्रे एरिया में एब्सोल्यूट नहीं है, अभी भी हमें नहीं पता कि बॉस अपसेट है या नहीं है, बट थोड़ा सा मेलो डाउन है ये चीज़, हेट से चेंज हो गया और हमने क्वालिटी या एट्रीब्यूट ये अटैच कर दिए कि बॉस अपसेट है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं, जितने ज़्यादा आप अपनी थॉट्स को डिफरेंट करते हैं, पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, उतना आपका थिंकिंग पैटर्न बेहतर होता चला जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि माइंड से ब्रेन को हम मैसेज भेज रहे हैं, माइंड से ब्रेन को समझा रहे हैं कि दिस इज़ हाउ वी शुड थिंक, फिर जाके वो अनकॉन्शियस लेवल पे भी होना शुरू हो जाता है इमोशनल रेगुलेशन। तो शुरू का कुछ अर्सा हमें उसको कॉन्शियसली करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम उसको अनकॉन्शियसली करते हैं। जिस तरह ड्राइविंग होती है, जिस तरह तमाम चीज़ें हैं, हम ब्रेन में सिर्फ अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लेके आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेके आते। बाकी सारी चीज़ें हमारा माइंड हमें सिखाता है। बच्चा जो लैंग्वेज है वो कॉन्शियसली सीखता है ना, उसको बड़े इधर उधर के लोग सिखाना शुरू करते हैं कि मामा बोलो, पापा बोलो, इस तरह, राइट। चलाना भी उसको सिखाते हैं, खाना भी उसको सिखाते हैं। तो ये चीज़ें सारी हम सीखते हैं ना। कुछ चीज़ें जो इंट्रिंसिक है, बिल्ट इन है। तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल की समझ आ गई कि हम अपनी थॉट्स को नए पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नई उस पर क्वालिटी अटैच करते हैं, एक नई एट्रीब्यूट डालते हैं, रीएट्रीब्यूट करते हैं उसको, बेसिकली एक नई एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको, जो कि थोड़ी बेहतर होती है, प्लॉजिबल होती है, ज़्यादा रेडिली एक्सेप्टेड होती है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।